नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी नाज़रीन ये है कि एक तो पेट्रोल सस्ता हो गया है, मगर उसके बारे में जो है वो आप नोटिफिकेशन देखकर ही यकीन कीजिएगा। जो असल खबर है वो ये है कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया और शायद इसीलिए पेट्रोल भी सस्ता हो गया। तो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने से हमें जो फ़ायदा है वो ये है कि भाई कम अज़ कम एक शेड्यूल आ गया। जो आपको याद होगा कि पंजाब इलेक्शन की दफ़ा भी ऐसे हुआ था, इलेक्शन नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है ना मामला हो गया सेटल। अब मुझे नहीं लगता कि अब अगर किसी ने कोई साजिश करनी है तो वो सामने से आके करनी पड़ेगी, यानी साजिश नहीं होगी। अब आपको धड़ल्ले से हुकूमत गिरा के उसकी जगह जो है वो खुद आके डंडा लेके बैठना पड़ेगा। अदरवाइज जो साजिशें होनी थी वो मेरा ख्याल है आज उसकी आखिरी साजिश का मक्कू जो है वो ठप दिया गया है। बहुत अरसे से ये चल रहा था कि इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, डिले होंगे, ये केयर टेकर्स जो हैं वो बहुत लंबे अरसे के लिए वगैरह वगैरह, मगर अब जो है वो मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इस तरह से है जनाब कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज सब जो साजिशें थीं उनका किला कमा कर दिया है। ना सिर्फ किला कमा कर दिया है साजिशों का, बल्कि जो साजिश के एक मरकज़ी किरदार थे उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब भी करार दिया है। और साथ एक और साहब जो हैं जो पटिशन लेकर गए थे उनके पास, उनको जो है वो कंटेम्प्ट के केस में बुला भी लिया गया। तो इलेक्शन का तो मामला हो गया सेटल। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। ये मैं यहाँ पर याद दिलाता चलूँ कि चले उसके बाद में हम आते ये जनाब एक जो इलेक्शन शेड्यूल है वो ये है कि 19 तारीख को पब्लिक नोटिस जो है वो इशू होंगे, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे। इसके बाद जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराने की जो फाइलिंग की है वो 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक का टाइम है। और नाम और नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जो हैं वो 23 तारीख को जारी कर दी जाएंगे। लास्ट डेट जो स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर्स की वो है जनाब 24 से 30 तारीख तक है। 30 तारीख को स्क्रूटनी ख़त्म हो जाएगी। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स, अगर कोई फैसले हो गए हैं उसके खिलाफ अपील करनी है तो 3 जनवरी तक कर देनी है। और इन अपील्स का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो फैसला कर देगा 10 जनवरी तक। पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, अगर कोई, क्योंकि पिटीशन के वो जो आपकी अपील्स होती हैं उसके नतीजे में कोई तब्दीलियां होती हैं तो उसके बाद जो फाइनल लिस्ट होगी वो 11 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। विड्रॉवल अगर किसी ने करना है तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 12 तारीख है। और अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल जो है वो 13 जनवरी को हो जाएगा। और उसमें बल्ला होगा या नहीं होगा तो किसके पास होगा ये अभी तक फैसला नहीं हुआ है। पोलिंग डे 8 फरवरी को है। 13 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो है वो एक कैंपेन चलेगी और 6 तारीख की रात को 12 बजे कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। 7 तारीख बगैर ऑफिशियल कैंपेन की होगी। ज़ाहिर डोर टू डोर कैंपेन तो जारी रहती है। और फिर 8 तारीख को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होंगे एंड फाइनली वील बी मूविंग इनटू दी न्यू इलेक्टेड डेमोक्रेटिक फेज। तो अच्छी बात यह है कि ये हुआ। इसके हवाले से एक मज़ेदार ख़बर यह है कि इससे कुछ देर पहले इसहाक डार साहब ने एक फेक न्यूज़ चला दी थी। उन्होंने ट्वीट कर दी और उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया और वो उसमें कुछ गलतियां भी थी। वो काफ़ी दिनों से वो जो इलेक्शन शेड्यूल है वो चलता फिरता उनके पास भी पहुंच गया कहीं से व्हाट्सएप पर। हमारे पास भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आता रहा। तो हमने तो ज़ाहिर है एक छोटा सा काम होता है इलेक्शन कमीशन का, जो भी कंसर्न अथॉरिटी होती है उनको भेज के पता कर लेता है बंदा जी ऐसे है कि नहीं है। और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने अभी अनाउंस नहीं किया, ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन वो आज इसहाक डार साहब तक पहुँचा और उन्होंने ट्वीट कर दिया। शायद वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आज अनाउंस हो भी गया है, होना ही था। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब कह चुके थे कि कुछ देर में अनाउंस करेंगे। उन्होंने उनकी बात की तरदीद की इसहाक डार साहब की और इलेक्शन अनाउंस हो गया। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के सरबराह हैं। तो इलेक्शन सेल का सरबराह जो है उसके ज़राए इस कदर नाकिस हैं कि उसको ये भी नहीं पता चला कि उनका, फिर उन्होंने बाद में आके बताया कि जी वो एक साबिक सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने मुझे भेजा था, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा उनको, मैंने फिर वो देखा तो मैंने ट्वीट कर दिया। वो आगा ने पोया को भेजा, पोया ने फलाने को भेजा और ट्वीट हो गया, वही वाली चीज़ खान साहब वाली। तो ये जो ज़राए हैं वो नाकिस नहीं होने चाहिए इस लेवल के ऊपर। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आज जब सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केस चल रहा था, तो एक खातून जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने बिला वजह अपने आप को झाड़ पड़वा ली। मिशाल यूसुफजई उनका नाम है। और मामला कुछ इस तरह से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला आया, पहले तो चैम्बर में बुलाया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा साहब को। चैम्बर में बुलाकर उनसे पूछा गया कि जी क्या ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें जो ऑर्डर आया हमने वो किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जैसे ही पिटिशन आएगी तो हम इसको जो है वो आज ही टेकअप करेंगे। और फिर उसके बाद वो पिटिशन आई, उसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कहा कि हम भी उसमें पिटिशनर बनना चाहते हैं, मगर कोई मसला ही नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहीं पर बैठी। उसी वक्त पिटिशन नहीं,
पिटिशन के फ़ौरन बाद जो है वो एक 3 रुकनी बेंच बना और उस 3 रुकनी बेंच ने अदलिया एक फैसला जारी कर दिया। कुछ ही देर के बाद, कुछ थोड़ी देर दलाइल हुआ। अब जब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो, अच्छा ये भी मैं बताता चलूं कि इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो कमेटी के मेंबर थे, मगर वो बेंच का हिस्सा नहीं थे, बिकॉज ही हैड अ कमिटमेंट, ही हैड टू गो, जिसकी वजह से मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो घर चले गए थे, उनको वापस बुलाया गया और फिर वो जो है वो बेंच का हिस्सा बने। तो 3 रुकनी बेंच बना। ये एजाजुल एहसन साहब ने खुद से रिफ्यूज़ किया था उस बेंच में से बैठने से, और फिर उन्होंने जो वो फैसला था उसको उड़ाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि जब हमने फैसला दे दिया था तो फिर ये कौन होता है लाहौर हाई कोर्ट का जज, वो जो फैसला दे रहा है, बाकर नचवी साहब कौन होता है? मैं बता सकता हूँ कौन है। मशहूर जज हैं, अल मशहूर जज हैं वो, तो बड़े बड़े जो कादरी किस्म के फैसले वो कर रखे हैं उन्होंने। कल के हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, थोड़ा सा वहाँ से देख सकते हैं। तो बाकर नचवी साहब को उन्होंने मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दिया, साथ साथ उन्होंने जो है वो जो नोटिस भी भेज दिया है कंटेम्प्ट का उन साहब को। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जी ये जो पीटीआई गई कैसे थी वहाँ पर अदालत में लाहौर हाई कोर्ट, तो उन्होंने भी कंटेम्प्ट किया। तो उस वक्त तो कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब वो ऑर्डर डिक्टेट करवा रहे थे तो एक खातून आई और उन्होंने आगे कहा कि मिलॉर्ड, और उनकी कोई फिर क्लास हुई है। उन्होंने कहा कि ये कौन है, इनको तमीज़ नहीं है, मैं ऑर्डर डिक्टेट करवा रहा हूँ और ये यहाँ पर खड़े होकर जो है वो मुझे आवाज़ें दे रही हैं, आप बैठे वहाँ पर। पहले उन्होंने कहा बैठ जाएं, लेकिन वो जब खड़ी रही और दोबारा उन्होंने मुस्कुराकर देखा तो चीफ साहब ने फिर उनको झाड़ पिलाई। उन्होंने कहा कि ये कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आते हैं आजकल, मेरी तो समझ से बाहर है कि इनको ये भी नहीं पता कि अदालत का डेकोरम क्या है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली शी वॉज नॉट इवन अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। तो वो पीटीआई को रिप्रेजेंट किस हैसियत में कर रही थी, नोबडी नोज। अच्छा, अब नोबडी न्यू एट दैट टाइम। फिर उन्होंने बताया कि जी वो असल में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी मैंने तो मेरा जो मतलब रीज़न थी वो ये थी कि मुझे पता चला था कि वो ढूंढ रहे हैं पीटीआई का कोई बंदा, तो मैं फिर वहाँ पर चली गई और हम ये बताना चाहते थे कि वो लाहौर से कुछ देर में आ जाएंगे, इतनी जल्दी में आप फैसला जो है वो ख़त ना दें, तो आकर वो फिर अपने मौक़िफ़ को रख देंगे। बात यह है कि अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब जो कि उमैर न्याज़ी की बिहाफ पर लाहौर हाई कोर्ट में ये केस लड़ रहे थे, वो ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं, क्योंकि जो खातून है इन्होंने ये कहा अपने इंटरव्यू में कि इमरान खान साहब से पूछकर कंसल्ट करके नहीं, लेकिन जो हमने ये पिटिशन दायर नहीं की, लेकिन अबू ज़र सलमान न्याज़ी ने गुज़श्ता रोज़ ARY पर मेहर बुखारी को इंटरव्यू देते हुए ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में कही कि हमने इसीलिए दी है और इमरान खान साहब से बातचीत करके हमने ये उनकी कंसल्ट करने के बाद ये पिटिशन हमने दायर की है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो पूरी तरह से इसमें मुलव्विस थे। इलेक्शन वो डिले करवाने की पूरी कोशिश थी, साजिश थी मैं कहूँगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ मामला इतना होता कि अदालत से ROs लगवाने हैं, DROs लगवाने हैं, तो आप ये याद रखें कि 2013 में जब ROs, DROs और PROs जो हैं वो लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट से और अदालतों से, तो उसको ROs इलेक्शन करार दिया गया और कहा गया कि अदालत ने रिग करवाए हैं, और अब उनको ROs के ऊपर यकीन है कि अगर अदालत से आएंगे तो वो ठीक होंगे। तो ये उनकी जो हर वक्त यू टर्न लेने की आदत है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन बुनियादी तौर पर कोशिश ये थी कि इतनी देर से इसका फैसला दिया जाए कि किसी के पास कोई मौका ना बचे। अब देखें जज साहब खुद फंस गए हैं, अब देखें क्या होता है उसके अंदर। अभी उनको नोटिस तो नहीं जारी किया गया, लेकिन यू नेवर नो व्हाट कुड हैपन इन दिस केस। फाइनली एक सीरियस किस्म की कॉन्स्पिरेसी बन गई। कॉन्स्पिरेसी तो बहुत कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मेरा ख्याल है कि एक सीरियस किस्म की एक कंट्रोवर्सी बन गई। वो ये थी कि सलमान मसूद साहब एक मतलब जाने माने सहाफ़ी हैं और द नेशन के एडिटर हैं। उनकी किताब है जनाब फॉल आउट, पावर, इंट्रीग एंड पॉलिटिकल अपहेवल इन पाकिस्तान। तो ये अचानक इस्लामाबाद में सईद बुक बैंक, जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा दुकान है इस्लामाबाद में किताबों की, उन्होंने यकायक इसको गायब कर दिया, उनकी शेल्फ से ये गायब हो गई। और सलमान मसूद साहब ने जो है वो ये ट्वीट की कि वो गायब हो गई है, वो कहाँ गई। तो वैनगार्ड बुक्स की ये जो थी वो पब्लिकेशन थी, सलमान मसूद साहब ने इसको ट्वीट किया कि जी वो कहीं नहीं मिल रही, और फिर वो कह रहे हैं कि जी वो तो हमारे पास है ही नहीं और रीस्टॉक भी नहीं कर रहे उसको। तो उससे हुआ ये कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो उन्होंने अपने साथ कुछ सहाफ़ियों को लिया और वो सईद बुक बैंक पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जी ये किताब क्यों नहीं है यहाँ पर। तो कहीं से 2 किताबें जो है वो यकायक पैदा हो गई। और अंदर की खबर ये है जनाब कि 2 किताबें थी सिर्फ और बाकी कॉपीज़ नहीं थी। तो लोगों ने पूछा भी कि जी क्यों नहीं आपके पास, तो उन्होंने कहा जी रीस्टॉक हो जाएंगी। उन्होंने कहा कब हो जाएंगी, उन्होंने कहा ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दे देंगे तो वो फिर आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी वो पहले आपका वो लड़का है वो कह रहा है कि ऑर्डर दे दिया, आप कह रहे हैं कि ऑर्डर कल दे देंगे, तो क्या हकीकत है। तो
मामला कुछ इस तरह से है, अंदर की खबर ये है कि जो सईद बुक बैंक के मालिक हैं उनको किसी ने कहा कि जनाब आपकी जो ये किताब रखी हुई है ये अच्छी किताब नहीं है, इसको हटा दें, और उन्होंने हटा दी। अब मैं इसमें सईद बुक बैंक को क्या तकलीफ थी, मेरी तो समझ से बाहर है। अगर किताब अच्छी नहीं है तो लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर लोग मांग रहे हैं तो सईद बुक बैंक को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर शेल्फ पर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही है तो अंदर कहीं रख दें, गोदाम में रख दें, और कोई आकर मांगे तो उसको लाकर दे दें। अगर आपको लगता है कि ये बिकेगी नहीं तो उसमें मसला है। असल बुनियादी तौर पर जो मसला था वो ये इतलात हैं कि मौसूफ जो हैं वो उसी वायरस में मुब्तला हैं जिसमें पाकिस्तान के कुछ जज हजरात जो उल्टे सीधे फैसले यकायक दे देते हैं आधी रात को, और कुछ जर्नैल हजरात जो कि आपको पता ही है कि 9 मई जैसे मामलात में मुलव्विस पाए जाते हैं, और कुछ सहाफ़ी हजरात और कुछ वकला हजरात और कुछ बहुत सारा मिडिल क्लास का सेक्शन जिस वायरस में मुब्तला है, उसी वायरस में उसके मालिक भी गालिबन मुब्तला हैं। और उन्होंने इस वजह से इसको हटा दिया क्योंकि ये जो बुक है फॉल आउट, पावर, इंट्रीग एंड पॉलिटिकल अपहेवल इन पाकिस्तान, ये असल में किताब जो है वो बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और उनका जो दौर है उसको, बहुत रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री को वो कवर करती है। और किसी को लगा कि उनको शायद लगा कि ये तो खान साहब के बारे में सलमान मसूद ने बहुत कुछ ऐसा लिख दिया जो कि नहीं लिखना चाहिए था। खान साहब को तो बहुत बुरा लगा होगा ये बात अगर पता चल गई उनको कि इस किताब के अंदर लिखी हुई है और सईद बुक बैंक वाला बेच रहा है, तो सईद बुक बैंक वाले की क्या इज्जत रह जाएगी खान साहब की नज़र में। और सईद बुक बैंक इस वक्त एक ऐसा इदारा है जो कि इस बारे में फ़ैसला लेगा, और फैसला लेकर इसी वक्त साबित करेगा कि इमरान खान के बारे में कोई बंदा एक मुंह से ज़बान नहीं निकाल सकता, खान साहब हमारी रेड लाइन है। तो उन्होंने किताब को जो है वो शेल्फों से गायब कर दिया। अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट्स ये काम करती रहती हैं, नाज़ीज़ ये काम करते रहते थे, जो तारीख़ में मंगोलों ने ये काम किए हैं कि जिस जगह पर हमला किया, और बहुत दौर में अलेक्जेंडर के दौर में और ग्रीक्स ने भी इस तरह की हरकतें की हैं कि जब वो हमला करते थे तो जाके किताबों को और लाइब्रेरीज़ को आग लगाते थे। तो मंगोलों के साथ और उन मतलब बर्बरियत पर आमादा मंगोल्स की बात कर रहा हूँ मैं, और अपने जो नाज़ीज़ हैं उनके साथ, और पंजाब गवर्नमेंट जो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी कुछ इस तरह की हरकतें हुई थी, हर दौर में होती रहती हैं। तो उस ऐसे लोगों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना जो है वो एक बीमार जहन की अक्कासी करता है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ आइडेंटिफाई ना हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कल कोशिश करेंगे बेहतर करें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।